तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नाहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह आप पढ़ाई करके अपना वक़्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज से हम अपना सिलेबस 9th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस का है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। ये आपके सामने इस वक्त कंप्यूटर साइंस की बुक का मेन कवर है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इस बुक का। इस बुक में बेटा स्टूडेंट्स हम मुख्तलिफ यूनिट्स से गो थ्रू होंगे। उसमें हमारा जो पहला यूनिट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, वो बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड है। थर्ड यूनिट, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क्स, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। हम जब यूनिट नंबर 4 की तरफ पहुंचेंगे तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो डाटा एंड प्राइवेसी है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑफ आवर दिस बुक इज डिज़ाइनिंग वेबसाइट। तो आइए हम अपने पहले यूनिट की तरफ चलते हैं और पहले यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट हमारा रिलेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। इसमें जो हमारे SLOs, जिसको हम स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, एक दफ़ा उसका ओवरव्यू ले लिया जाता है। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, उसके सॉल्यूशन को। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ कैंडिड सॉल्यूशन। देन लास्ट we will select the best solution. After that, it's a flow chart, then algorithm, test data, verification and validation, identification and correction of errors. ये हमारे 5 to 6 SLOs हैं जो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से। इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स? स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। आपके सामने इस बुक में डायरेक्ट जो स्टार्ट किया गया है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स से किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी ये नहीं बताया जा रहा कि प्रॉब्लम किसको कहते हैं। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। इन दिस बुक दे स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। दे डिडंट टेल अस अबाउट व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो बेटा, अगर हम देखें तो प्रॉब्लम को बेसिकली उर्दू में क्या कहते हैं? मसला। इसका नाम प्रॉब्लम का उर्दू में आम जुबान में अगर देखा जाए तो एक मसले को प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन हमने कंप्यूटर में जब इसको अंडरस्टैंड करना है तो इसका मीनिंग और होगा आपके सामने। ऐसी चीज़ जिसने सॉल्व होना हो, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते वो प्रॉब्लम ही होती है।
मतलब मसले को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास उसका सॉल्व करना होता है। हमने आपके सामने ये मैंने मेंशन किया है कि मसले को एक ना एक सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते वो एक प्रॉब्लम ही है, वो एक मसला ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड आइटम इज अ प्रॉब्लम। अनप्रोसेस्ड कि जो अभी तक प्रोसेस से नहीं गुजरी वो आपके लिए एक प्रॉब्लम ही है। जब वो किसी प्रोसेस से गुजर जाती है, जब हम उसको किसी प्रोसेस से गुजार देते हैं तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन जब तक वो अनप्रोसेस्ड है वो एक प्रॉब्लम के तौर पर ही है। उसकी मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने पानी पीना है, आप कहीं बैठे हुए और आपको प्यास लगी, आपने पानी पीना है, तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जब तक आप पानी नहीं पिएंगे आपकी प्यास आपको लगती रहेगी, तो उस वक्त तक आपके लिए एक प्रॉब्लम ही है। लेकिन इस मरहले को, जब इस प्रॉब्लम को आप हल कर लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स, हम इस प्रॉब्लम को इन CS, यानी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर हम इसको नाम दे देते हैं एक सॉफ्टवेयर का, कि हम कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम की जब भी बात करें तो आपने ये समझना है कि हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाने या सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। टेक्निकली वी हैव टू लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। टेक्निकली की जब भी बात आएगी, कंप्यूटर साइंस की फील्ड की जब भी बात आएगी, तो हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। हम उसको टेक्निकली तौर पर डील करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को हल करेंगे किसके थ्रू? एक ना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच। आपने जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू उसको हल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। In the following we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. Systematically का प्रॉब्लम मतलब ये होता है कि आप उसको एक किसी न किसी मराहिल से गुजर के आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको हल करते हैं। डायरेक्टली उसको हल नहीं करते, आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को जब आपके सामने आती हैं आप उस मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू आप उसको हल करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम क्या है। उसको आम लुगत में मसले के तौर पर लिया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इसको एज ए सॉफ्टवेयर की लिया जाता है, जिसको हम टेक्निकली पढ़ते हैं। वी लर्न हाउ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर में बताया जा रहा है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसका पहला स्टेप्स है, यानी जब आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में मुराद ये है कि आप इसमें पहले बताते हैं कि मसला है क्या, उसकी डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन करेंगे तो आप एक मसले के बारे में जान सकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ कि स्टेप्स से मुराद हम प्रोसीजर भी लेते हैं। यानी कि जब हम उस प्रॉब्लम को हल कर रहे होंगे तो आपने स्टेप्स को एज ए प्रोसीजर भी लेना है कि ये एक मसला हल करने का प्रोसीजर है। A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. एक ऐसी डिफाइंड प्रॉब्लम, एक अच्छी डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है? That does not contain ambiguities. Ambiguities का मतलब कि उसमें कोई शक शुबा नहीं होता, कोई उसमें आपको ना समझ आने वाली बात उसमें नहीं होती। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है that does not contain ambiguities. ऑल दी कंडीशंस, उसमें जितनी भी शराइत होती हैं आर क्लियरली स्पेसिफाइड, बयान कर दी गई होती हैं। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और उसका साफ मकसद कि इस
को सॉल्व करने के लिए हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये बयान कर दिया गया होता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में भी आसान होता है, एंड सॉल्व यानी हल करने में भी। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब उसको डिफाइन अच्छे तरीके से कर दिया गया होगा तो वहाँ से हमें ये भी पता होगा कि इस मसले को हल करने के लिए जो शराइत हैं वो कौन सी हैं, और जब हम इस मसले को हल कर लेंगे तो हम अपना कौन सा गोल, कौन सा मकसद पा लेंगे, अचीव कर लेंगे। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, जब आप एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि समझने में और उसको हल करने में भी आसानी रहती है। Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. क्या कह रहा है? Given a problem statement, जब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, पहले हमें क्या देखना चाहिए? We need to see whether the problem is well defined or not. के पहले मतलब कि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया। Students, if the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. अगर आपके सामने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया तो उसके लिए फिर मज़ीद स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ से हमें दो चीज़ों का पता चलता है। फर्स्ट कि अगर तो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है तो उसको समझना भी आसान होता है, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं, और उसको हल करने में भी कोई दुश्वारी नहीं होती। जैसे मैंने आपको शुरू में प्रॉब्लम एक यहाँ पर डिफाइन किया था कि फॉर एग्जांपल आप में से किसी स्टूडेंट ने पानी पीना है, तो आपको पता है कि आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि आप उसको कहीं पर कूलर रखा हुआ है, आप उसके पास जाएंगे, वहाँ पर आप गिलास उठाएंगे और फिर पानी उस गिलास में भरेंगे और पिएंगे। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि आपने पानी पीना है लेकिन आप उसका स्टेप फॉलो नहीं करते और आप मज़ीद गिलास भरने से पहले कोई और स्टेप कहते हैं, जाना नहीं है आपने उधर, लेकिन आपने पानी पीना है अपनी जगह पर बैठे हुए और ख़ुद से पीना है, तो फिर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में आपको मज़ीद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ये एक क्लियर डेफिनेशन भी नहीं है प्रॉब्लम की। लेकिन दूसरा इसका जो स्टेप कह लें या एक ऐसी प्रॉब्लम कह लें कि अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर हम उसको कैसे हल करेंगे? हम उसके लिए एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब कि हम मुख्तलिफ प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको हल करने के लिए मज़ीद थोड़ा सा सोच विचार करते हैं और मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस हेडिंग में वो हमें ये बता रहा है कि हम कुछ ऐसा नॉलेज तलाश करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर हमें पता हो कि अगर मुझे ये मसला पहले किसी और को ऐसे दरपेश आया है तो उसने कैसे इसको सॉल्व किया। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन, हम कोशिश करते हैं कि असल में सिचुएशन क्या है, एंड सर्कमस्टेंसेस, और किन माहौल में किस मकसद के लिए ये बयान किया जा रहा है, इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। यानी हम सिचुएशन देखते हैं, सर्कमस्टेंसेस देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे हल हो रही है, क्या क्यों हो रही है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस तरीके से हम अपनी गिवन स्टेट जो है उसको पहचान सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। जब हम बैकग्राउंड नॉलेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर हम सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमें एक गुड सोल्यूशन की तरफ जाने में आसानी रहती है। हम समझ जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम किस तरह इस मसले के हल की तरफ जा पाएंगे। सेकंड वन है यूज
गैस के थ्रू, यानी आप अंदाज़ा लगाते हैं। वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन, हम कुछ ऐसी अननोन इन्फॉर्मेशन जिसको हम नहीं जानते उसके बारे में गैस लगाते हैं कि शायद ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे हल हो जाए, अंदाज़ा लगाते हैं ना। तो अंदाज़ा लगाने में क्या होता है कि आप गैस लगाकर उसको सॉल्व करने के मरहल से गुजरते हैं थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस, यानी आपने गैस भी कोई उस मसले से अप्रोप्रिएट ही लगाने हैं, उसके मुताबिक ही लगाने हैं। दीज गैसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये जो हमारे गैसेस होते हैं ना, ये इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस हुए हैं, आप कभी उस मसले से उस प्रॉब्लम से गुजरे हों तो आपको उस मसले से रिलेट आपको गैसेस लगाते हैं। आप समझते हैं कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ या मैंने पहले ऐसे सोचा, पुराने पास्ट में थोड़ा सा याद करके आप गैस लगाकर उस अनआइडेंटिफाइड यानी नॉट डिफाइंड प्रॉब्लम का आप गैस लगा लेते हैं। थर्ड वन जो एक नॉट डिफाइंड प्रॉब्लम से रिलेट स्ट्रेटजी है वो हमारे पास है ड्रॉ अ पिक्चर। क्या मतलब हुआ कि हम इसके अंदर एक पिक्चर तैयार करते हैं, एक तस्वीर कागज़ पर थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं, एक उसका मसले को डिफाइन कर लेते हैं राइटिंग की सूरत में। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, वी कैन ड्रा अ पिक्चर, तो हम उसकी एक तस्वीर बना लेते हैं। एंड फिल द अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, और हम ये देखते हैं कि ये जो हमने पिक्चर बनाई है इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की, किस बातों की, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है जो कि इंफॉर्मेशन के तौर पर है और अनडिफाइंड है। अगर वो डिफाइंड हो जाएं तो हमारे पास क्या होता है, एक क्लियर पिक्चर बन जाती है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो अपने सोल्यूशन की तरफ, क्लियर गोल की तरफ वो चली जाती है। आप इसको यहाँ से ये समझ सकते हैं कि उसकी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आसान हो जाती है उस ड्रा पिक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अभी तक बात समझ लग गई होगी कि उसमें हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि अगर तो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है जिसको बयान कर दिया गया है, उसको स्पेसिफाई करना भी आसान है, उसका जो मकसद है उसको हल करने का वो भी क्लियर होता है, और उसको अंडरस्टैंड करना और सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि नॉट डिफाइंड है, वेल अच्छे तरीके से बयान नहीं की गई, तो फिर हम उसको कैसे हल करेंगे? उसके लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसमें बैकग्राउंड नॉलेज है, उसमें गेस का इस्तेमाल है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, फिर उसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल है कि हम पिक्चर बनाते हैं, उसको लिख लेते हैं, उसका एक जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है जिसको डिफाइन नहीं किया होता, हम एक पिक्चर बनाकर उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर हमें ये वाली या एक या दो या तीन कोई सी भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट वाज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसको हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया है। तो आइए अब हम दूसरे स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, दूसरा स्टेप है हमारा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा कि एक प्रॉब्लम को तो हमने डिफाइन कर लिया है, वी हैव डिफाइंड अ प्रॉब्लम वेरी वेल, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। जब आपने एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, अब उस प्रॉब्लम को जिसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई, आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, टेक्निकली हमने इसको हल करना है, हमने इसका सॉफ्टवेयर बनाना है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसका सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने टेक्निकली इसको यूज़ करना है। तो अब आपने उस प्रॉब्लम की डेफिनेशन के बाद उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड में क्या आता है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन।
यानी आपने जब उसका हल निकालना है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसका हल क्या निकालना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, आप पजल्स सॉल्व करते हो, आपके सामने एक पजल दिया जाता है कि आपने उसको सॉल्व करना है, लेकिन आप उसको सॉल्व उसी वक्त करोगे जब आपके सामने उसकी एक पिक्चर आपको दिखा दी जाएगी कि ये जो पजल मिक्स्ड हुआ हुआ है, इसको आपने सही तरीके से अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, तो आपके सामने एक उसकी ओरिजिनल पिक्चर दे दी जाती है। आप उसको अंडरस्टैंड करते हो कि रेड इधर आएगा, वाइट इधर आएगा, ग्रीन को हम इधर सेट करेंगे, ब्लू को इधर सेट करेंगे। तो या पूरी पिक्चर आपके सामने जब क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं आप उसको, तभी आप उस पजल को अपनी ओरिजिनल प्लेस पर रख देते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो हमारे लिए क्या करता है, ईजियर कर देता है। किसको? टू सोल्व एंड हेल्प्स टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। जब स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड कर लेंगे उस प्रॉब्लम को, तो उससे होगा क्या कि आपका एक तो सबसे पहले मनी, आपके पैसे बचेंगे। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने उसको अंडरस्टैंड जल्दी कर लिया, उसको समझ लिया है, आप एक मतलब पैसे भी बचाएंगे, अपना वक्त भी बचाएंगे, आप अपने रिसोर्सेज भी बचाएंगे। अब यहाँ से हम एक चीज़ का पता लगाने लगे हैं कि आखिर ये अंडरस्टैंड करने में हमें किन बातों की, किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 5 W's का यूज़ करते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5 W's से क्या मुराद है, इसका मतलब क्या है। तो बेटा 5 W's में हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, देन वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स हु, व्हेन, वेयर एंड लास्ट व्हाई। मतलब आप 5 W's को फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं। कैसे करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि 5 W's में सबसे पहले आप ये पूछते हैं कि व्हाट, प्रॉब्लम क्या है, हु, किससे मुतल्लिका है, व्हेन, कहाँ पर, वेयर, कहाँ पर, सॉरी मैं बता रहा था व्हेन कब, वेयर कहाँ पर, एंड व्हाई क्यों। इसके लिए एक आपसे रिलेटेड ही एक मिसाल है। वो ये है कि जब आपको हम गर्मियों की छुट्टियां का काम देते हैं, समर वेकेशंस होती हैं, तो हम आपको कहते हैं कि आपने ये काम घर से करके लाना है। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हैं कि हमें घर के लिए काम मिल गया। क्या सबसे पहले व्हाट, क्या मिला, काम। हु किसने दिया, टीचर ने दिया। व्हेन कब दिया, लास्ट डे बिफोर समर वेकेशन। करना कहाँ से है, वेयर, आपने अपने घर करना है। और इसके अंदर एक ये भी चीज़ आती है कि कहाँ से आपको मिला है, आपको स्कूल से मिला है। वाई, क्यों मिला है, इसके अंदर आप ये सोच सकते हैं कि ये छुट्टियां हो रही हैं, समर वेकेशंस हो रही हैं, उससे रिलेटेड हमारा काम है ताकि हमारी पढ़ाई इन वेकेशंस में कंटिन्यू रहे। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's। आप ये देखें, इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, अब हम बेटा उसका स्टूडेंट्स एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करता है, इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's। हम इस एनालिसिस के अंदर इन W's के ऊपर हम गौर व फिक्र करते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या करता है, एक गिवन प्रॉब्लम को समझने में हमारी मदद करता है। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। जब हमें इन 5 W's का पता चल जाएगा तो क्या होगा,
बेसिक एलिमेंट्स, ये 5 W's एक एलिमेंट्स हैं, आप समझ लें, एक हमारे पास बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, लेड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, ये हमें गिवन प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यानी आपके सामने अब वही डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई, उसी से मुतल्लिका आपके लिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि आपके एक लिस्ट क्लास के टीचर हैं, वो आपको साइन करते हैं टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि आपने एक लिस्ट बनानी है इन योर स्कूल, अपने स्कूल में, हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर ए, कि आपने अपने स्कूल की एक लिस्ट तैयार करनी है उन बच्चों की जिनका नाम ए से स्टार्ट हो। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी, कि आपके लिए वो क्यों बनाई जा रही है कि एक अल्फ़ाबेटिकली यानी डायरेक्टरी तैयार हो तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स की, और हमें उसके लिए वक्त कितना दिया गया है, 1 वीक। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इन 5 W's को यूज़ कैसे किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है, क्या हो उस लिस्ट में, स्टार्टिंग विद द लेटर ए। हु, किन की तैयार करनी है, स्टूडेंट्स की। वाई, किस लिए तैयार करनी है, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। व्हेन, कब तक तैयार करनी है, विद इन अ स्कूल, वेयर, विद इन अ वीक, कहाँ, मतलब कितने ड्यूरेशन में तैयार करनी है, विद इन अ वीक। वेयर, कहाँ पर तैयार करनी है, स्कूल में तैयार करनी है। तो इसका मतलब कि एनालिसिस के अंदर हम 5 W's का यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, 5 W's हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि जब कोई एक प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है, उसका हमें पता लग जाता है, तो उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस के लिए हम 5 W's का यूज़ करते हैं। तो आइए अब मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, मूविंग टुवर्ड्स आवर सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम डिफाइन भी हमने कर ली है, उसका एनालिसिस भी कर लिया, अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन को, कि हमने जो इसका हल करना है उसको प्लान भी करना है, कि ठीक है हमें एनालिसिस का पता लग गया है, प्रॉब्लम का पता लग गया है, सॉल्यूशन हमें हमारे सामने आ गया है, लेकिन उस सॉल्यूशन को हल करने के लिए, पहुंचने के लिए, अपनी सक्सेस बनाने के लिए हमें उसको भी प्लान करना पड़ता है। हम डायरेक्ट उसकी तरफ नहीं जाते, हम सॉल्यूशन को प्लान करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। प्लानिंग अ सॉल्यूशन, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, जब आप एनालाइज कर लेते हैं, वी फार्मुलेट अ प्लान, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लान करते हैं, किस लिए, लीड अस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, वो हमें सॉल्यूशन की तरफ लीड करता है, दैट मे लीड अस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। हम इस स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्यूशन को प्लान करते हैं, हम इसको, आप ये समझ सकते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं। दिस फेज इंक्लूड्स, अब इस फेज में करते क्या हैं, फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी, हम राइट स्ट्रेटजी फाइंड करते हैं। आप मतलब ये समझ लें कि सॉल्यूशन तो आप कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से भी बेस्ट सॉल्यूशन आपने लेना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि सॉल्यूशन तो आपके सामने मसले को हल करने के कई भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमने राइट स्ट्रेटजी, राइट वे हमने यूज़ करना है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हैं। कितनी हैं, 4 स्ट्रेटजीज। फर्स्ट वन इज डिवाइड एंड कॉन्क्वर, ये आप ऐसे समझ लें कि तकसीम करो और फतह हासिल करो। ये अंग्रेज़ का एक बनाया हुआ, आप समझ लें कि फार्मूला है, कि उसने यहाँ पर एक फार्मूला बनाया था कि तकसीम करो और फतह हासिल कर लो, डिवाइड एंड कॉन्कर। लेकिन कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे बेटा स्टूडेंट्स, हम उसको ऐसे करते हैं, दिस स्ट्रेटजी, इस मरहले में क्या होता है, डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, यानी आप अपनी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में तकसीम कर लेते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स में, बड़े स्टेप्स को छोटे स्टेप्स में
बड़ी मुश्किलात को छोटी छोटी मुश्किलात में तकसीम कर लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसका दूसरा नाम है टॉप डाउन डिज़ाइन। टॉप डाउन डिज़ाइन मतलब आप अपने प्रॉब्लम को मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन स्टेप्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आप जब एंड पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि इन छोटे छोटे स्टेप्स से गुजरकर आपने अपनी पूरी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इस स्टेप में स्टूडेंट प्लानिंग में क्या करते हैं? द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डिज़ाइनर क्या करता है? डिज़ाइनर से मुराद आपने कोई ड्रेस डिज़ाइनर नहीं ले लेना, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की बात हो रही है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है। क्या करता है वो? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेस करता है कि ये मेरा हल है, ये मैंने इसको ऐसे सॉल्व करना है। वो अपने जहन में एक गेस तैयार कर लेता है। जब वो गेस तैयार कर लेता है उसके बाद वो क्या करता है? चेक्स दी करेक्टनेस ऑफ अ सॉल्यूशन। वो ये चेक करता है कि ये जो मैंने हल बनाया है, ये जो मैंने इसका टेक्निकली सॉल्व किया है मैंने इसको, ये कितना ठीक है, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम की ऐसी डेफिनेशन जो कि इसमें ना रह गई हो, उसको मैं ना बयान किया कर सका हूँ, तो उसको वो चेक करता है। इफ़ दिस सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, अगर वो सोल्यूशन जो उसने गैस किया है, जो उसने सोचा है, वो उसकी उम्मीदों के मुताबिक, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, फिर वो उसको क्या कहता है? रिफाइंस दी सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को रिफाइन करता है, दोबारा से हल की तरफ जाता है, दोबारा से अपने तमाम मराहिल को हल करने की कोशिश करता है। द रिफाइनमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। अब बेटा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिफाइनमेंट है ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। गैस, चेक एंड इम्प्रूव, ये जो रिफाइनमेंट है ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव का मतलब होता है रेपिटेशन, मतलब बार बार करना। हम इस स्टेप को बार बार करते हैं। हम अपने जहन में गैस करके सॉल्यूशन बना तो लेते हैं, लेकिन हमें ये अमल बार बार करना पड़ता है, डुप्लीकेटली करना पड़ता है, डुप्लीकेशन होती है इसमें। उम्मीद है यहाँ भी आपको बात समझ आ गई होगी कि द रिफाइनमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। क्या मतलब कि अगर आपका सोल्यूशन आपके मुताबिक नहीं है, आप उसको बार बार जब करते हो, रिफाइंस करते हो सोल्यूशन को, तो फिर ये क्या प्रोसेस होता है? आइटरेटिव प्रोसेस। आपका ये अमल बार बार दोहराया जाता है। थर्ड वन है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट। हम इस स्टेप में बेटा क्या करते हैं? इन दिस स्ट्रेटेजी द सॉफ्टवेयर डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। क्या करता है कि वो एक स्टूडेंट लिस्ट तैयार करता है, किस चीज़ की? कि कब उसने क्या करना है, कौन से वक़्त में उसने कौन सा काम करना है। आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स दी टास्क। जब वो एक लिस्ट बना लेता है तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो उस लिस्ट को फॉलो करता है और चेक करता रहता है कि मैंने ये भी काम कर लिया है, मैंने ये भी कर लिया। जैसे स्टूडेंट्स, आप अपना छुट्टियों का काम जब कर रहे होते हो तो आपको बताया जाता है कि फर्स्ट आपने ये काम करना है, सेकेंडली ये करना है, थर्ड वन ये करना है। तो ये इस स्टेप में क्या होता है? डिज़ाइनर एक लिस्ट तैयार कर लेता है। देन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब, प्रोटोटाइप ड्रा मतलब आपका जो डिज़ाइनर है वो इसमें एक नमूना सॉल्यूशन का एक मतलब आप एक समझ लें कि नमूना तैयार कर लेता है। दिस टेक्निक ड्राज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक आपके सामने एक सैंपल, उसकी एक पिक्चर आ जाती है कि ये एक सॉल्यूशन है, ये मैंने इसको तैयार कर लिया है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि आपने जो हल देना होता है आप उसकी एक पिक्चर तैयार कर लेते हो कि ये इसका। अच्छा, इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो एक सैंपल के तौर पे होता है, ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। इट में हेल्प अ डिज़ाइनर, ये डिज़ाइनर की मदद करता है किसमें? टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। वो वहाँ से उस नमूने को तैयार करके, उस सैंपल को तैयार करके उसको ये पता लग जाता है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं सॉल्यूशन के वो ये हैं। द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। It is quite important that one strategy may be more suitable to implement a solution than the other one. हमें ये बताया जा रहा है कि इन स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ये तमाम की तमाम डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? हमारी प्रॉब्लम के ऊपर। और ये भी ख़ास बात है कि एक स्ट्रेटजी में बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन दी अदर वन, की एक स्ट्रेटजी दूसरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा सूट करती हो। द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। ये तमाम स्ट्रेटजी जो हैं ये डिपेंड करती हैं किस पर? आपकी सोल्यूशन के ऊपर, आपके प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम के हल की तरफ जाने के लिए। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अपने 4 स्टेप्स की तरफ, जो कि कैंडिड सॉल्यूशन है। डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस। डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन का बेटा स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप अनप्लान्ड चीज़ें करते हैं, खुद से अंदाज़ा लगाते हैं। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कैंडिड का मतलब कि खुद से किसी मसले का हल सोच लेना, जहन में बना लेना कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये हल है। उसके ऊपर आप कोई गौर व फिक्र नहीं करते, कोई वर्क नहीं करते, कोई कॉपी राइटिंग नहीं करते, बस उसका एक अंदाज़ा लगा लेते हैं खुद से अंदाज़ा कि ये इसका हल होता है। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात रखनी, जहन में याद रखनी है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कुछ हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देता। कैंडिड सॉल्यूशन हमें एक प्रॉपर फाइनल आंसर नहीं देता। यहाँ पर एक एग्जांपल बताई जा रही है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, के आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, आपने स्कूल का बताना है, तो आप क्या करते हो? यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास। आप देखते हैं कि मेरी क्लास में कितने प्लेयर्स हैं, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। फिर आप उसको देखते हो कि मेरी क्लासेस स्कूल में इतनी हैं। फिर योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिड सॉल्यूशन। आपका जो ये जवाब होता है ये कैंडिड सॉल्यूशन है। जैसे आपसे पूछा गया कि आपके स्कूल में क्रिकेट के कितने प्लेयर्स हैं, तो आप बजाय इसके कि आप एक एक क्लास में जाएं और देखें और पूछें, आप क्या करते हैं? अपनी क्लास में देखते हैं कि मेरी क्लास में 10 प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल लेते हैं। आप वहीं से बैठे हुए एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी क्लास में जो है वो 10th क्लासेस हैं, मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं जो वो क्रिकेट अच्छे खेलते हैं। तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया, आपने कहा जी पूरे स्कूल में जो है वो 100 प्लेयर्स हैं। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसको कैंडिड सॉल्यूशन कहा जाता है। हमें इससे टू दी पॉइंट जो है वो आंसर मिलना मुश्किल होता है। हम इस में प्रॉपर हल या प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे सकते, और इसके बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देता हूँ कि इसमें सॉल्यूशन के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम, कि आपको हल मिल तो जाता है लेकिन उसके करेक्टनेस होने के, उसके ठीक होना, हो सकता है कि किसी क्लास में प्लेयर ज़्यादा हो सकता है किसी क्लास, कोई ऐसी क्लास हो आपके स्कूल की जो जिसमें कोई बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद ही ना करता हो, वहाँ पे फुटबॉल के ज़्यादा हो। तो यहाँ से आपकी जो करेक्टनेस है वो थोड़ी सी मतलब आपकी ख़राब हो सकती है, आपको उसका प्रॉपर हल नहीं मिल सकता। तो ये एक ऐसा स्टेप होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसके अंदाजे के तौर पर हम लेते हैं डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। स्पॉन्टेनियस होता है और अनप्लान्ड होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो हम मूव करते हैं अपने 5th और लास्ट स्टेप जो कि रिलेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से। सिलेक्टिंग दी बेस्ट सॉल्यूशन, इट्स आवर लास्ट स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या बयान करते हैं? समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन। कई दफ़ा हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारे पास, जैसे ये आपके सामने पिक्चर भी दिखाई गई है, कि एक सॉल्यूशन को हल करने के लिए हमारे पास
एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास कई सॉल्यूशंस होते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम, हम क्या करते हैं उसके अंदर से बेस्ट वन हमने सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, assume that names of all the students in your school are available on a website। आप फर्ज करें कि आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के जो नाम हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। एंड यू आर आस्क्ड, और आपको कहा जाता है टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, कि आपने एक ख़ास नाम, किसी ख़ास स्टूडेंट का जो नाम है उसको वेबसाइट के ऊपर सर्च आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हो। आपके पास इस मसले को हल करने के स्टेप्स हो सकते हैं, 3 स्टेप्स हो सकते हैं, 4 स्टेप्स हो सकते हैं। आप इसमें से बेस्ट वन चूज करोगे। क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो एग्जांपल आपको बताई गई है वो क्या है कि आपने एक ख़ास बच्चे का नाम तलाश करना है अपने स्कूल की वेबसाइट की लिस्ट के ऊपर, और उस वेबसाइट में आपके पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट दे दी गई है। आप क्या करोगे? हो सकता है आप ये करो, लुक एट ईच नेम, आप एक एक बच्चे का नाम देखो। कहाँ पर? वेबसाइट पर, वन बाय वन, अनटिल द नेम इज फाउंड, आखिरकार वो आपको नाम मिल जाए। और द लिस्ट इज ओवर, और हो सकता है कि लिस्ट ख़त्म भी हो जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये इससे आप अपने मसले के हल की तरफ तो पहुंच जाएंगे, लेकिन एक लेंथी प्रोसीजर है, एक लेंथी काम है। सेकंड क्या करोगे? टेक प्रिंट आउट्स, आप प्रिंट आउट्स लेंगे एंड सर्च दी रिक्वायर्ड नेम, और आप उसको हार्ड कॉपी के ऊपर आप लिस्ट के ऊपर तलाश करोगे। ये भी एक तरीकाकार है। थर्ड, आप उस नेम को कॉपी करेंगे एक्सेल की शीट के अंदर, तमाम मतलब वेबसाइट से आपने वो तमाम नाम ले लिए, उसकी एक शीट बनाई एंड सॉर्ट देयर अल्फ़ाबेटिकली, और आपने उसकी सॉर्टिंग किस तरह कर दी कि सबसे पहले वो बच्चे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरह आपने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, उनकी लिस्ट बना ली। लास्ट में आपने क्या किया? सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। वो कह रहा है कि जब आप उसको ए बी सी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे तो वो नाम आपको आसानी से मिल जाएगा। लास्ट वन जो है वो हमारा ये है कि जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ। आप अपने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ, एफ से फाइंड, क्या होगा? आपके सामने एक लिस्ट अवेलेबल आ जाएगी। व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन ए वेब ब्राउजर यू कैन टाइप द नेम। आप उस लिस्ट के ऊपर, वहाँ पर आपके सामने एक मेन्यू बार ओपन होगा, आप वहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस के अंदर जो भी हमें सबसे बेस्ट उसका हल लग रहा होता है, हम उस हल की तरफ जाते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देयर कैन बी अदर सॉल्यूशंस एज वेल, इससे भी मज़ीद हल हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये समझ के होंगे वी कैन आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। आपने हमेशा वो सॉल्यूशन की तरफ जाना है, उस हल की तरफ जाना है जिसमें स्टेप्स कम फॉलो करने पड़े, डैट सीम्स मोर इफेक्टिव, वो मोर इफेक्टिव भी हो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। आपने उस हल की तरफ जाना है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के टॉपिक्स की आपको समझ आई होगी। आज का टॉपिक एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप से रिलेटेड था कि हम एक प्रॉब्लम को किन स्टेप्स में से गुजर कर हल करते हैं। उसमें हमारा पहला था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, हम उसको डिफाइन करते हैं। देन वी एनालाइज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप वाज अबाउट प्लानिंग एज सॉल्यूशन, कि हम उसका प्लान करते हैं। उसके अंदर 4 स्ट्रेटेजी आती हैं, डिवाइड एंड कंकर, गैस चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप। उसके बाद 4th स्टेप जो था वो रिलेटेड अबाउट था कैंडिड सॉल्यूशन, कि हम उसमें अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाजे से उसका जवाब बनाते हैं। और 5th एंड लास्ट स्टेप वाज अबाउट सिलेक्टिंग दी बेस्ट सॉल्यूशन, कि हम बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास उसको फॉलो करते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की मज़ीद समझ आ गई होगी मेरे एक ओवरव्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।